नमस्कार साथियों। आज अपन जो है एक सब्जेक्ट एनिमल जेनेटिक्स और ब्रीडिंग के बारे में जानते हैं। ये वेटनरी का सब्जेक्ट है जिसके बारे में अपन जो है इसको सविस्तार अपन समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं जेनेटिक्स। एनिमल जेनेटिक्स में शब्द आता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से अपन शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही आता है कि जेनेटिक्स की जो है डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, इसके बारे में अपन जानते हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन, इसकी बहुत इजी सी परिभाषा है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें हेरिडेटरी तथा वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है, या हिंदी में अपन बोलते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें वंशानुगति व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाए, विज्ञान की उस शाखा को अपन क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी। हिंदी में क्या बोलते हैं? आनुवंशिकी। तो बहुत इजी सी परिभाषा है। और विज्ञान की वह शाखा जिसमें हेरेडिटरी व वेरिएशन का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को अपन जेनेटिक्स या आनुवंशिकी कहते हैं। तो यहां पर दो शब्द आए हैं। एक शब्द आया है हेरिडिटरी और एक आया है वेरिएशन। इन दोनों शब्दों को अपन जानते हैं कि दोनों शब्द क्या है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला शब्द कौन सा आया है? जेनेटिक्स में दो शब्द आए हैं, दोनों चीजों को अपने को अध्ययन करना है। वो दो शब्द कौन कौन से हैं? एक तो हेरिडिटरी प्लस और वेरिएशन। इन दोनों का सम्मिलित अध्ययन ही जेनेटिक्स कहलाता है। हेरिडिटरी को बोलते हैं हिंदी में वंशागति और वेरिएशन को बोलते हैं विभिन्नता। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हेरिडिटरी क्या है, यानी कि वंशागति का क्या मतलब होता है। तो आप ये जानते हो, ये तो सबको पता है कि माँ बाप के लक्षण जो है संतान में जाना वंशागति कहलाती है। किसी माँ बाप के जो भी लक्षण है उसकी औलाद में चले जाएं तो इस प्रक्रिया को अपन बोलते हैं वंशागति। जैसे उदाहरण के तौर पर मानो कि किसी के पिताजी की हाइट 6 फीट है और उसकी औलाद की हाइट भी अगर 6 फीट होती है तो अपन ये बोल सकते हैं कि हाइट की वंशागति हुई है। किसकी वंशागति हुई है? हाइट की वंशागति हुई है। ऐसे ही अगर किसी का फादर इंटेलिजेंट है और उसकी औलाद भी इंटेलिजेंट हो जाए तो अपन बोलते हैं आईक्यू यानी इंटेलिजेंसी की क्या हुई है? वंशागति हुई है। तो वंशागति का मतलब आप समझ गए होंगे कि लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण क्या कहलाता है? हेरिडिटरी कहलाता है। मैंने एग्जाम्पल भी देख के आपको बताया। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये हेरिडिटरी होती क्यों है, वंशानुगति क्यों होती है, क्यों किसी के माँ बाप के लक्षण जो है उसकी औलाद में जाते हैं? तो साधारण सी बात है कि जब किसी बच्चे का निर्माण होता है तो माँ के अंडे का निषेचन पिता के शुक्राणु से होता है, अर्थात दोनों के गुणसूत्र जो है आपस में मिलते हैं। और गुणसूत्र से भी छोटा शब्द मैं यूज करूं तो दोनों के डीएनए मिलते हैं। डीएनए से भी छोटा वर्ड यूज करूं तो दोनों के जीन मिलकर उस बच्चे का निर्माण करते हैं। तो ये जो वंशागति है, ये वंशागति है वो किसके कारण है? माता पिता के डीएनए के कारण है।
माता पिता जो है अपनी औलाद को जो डीएनए देता है या जो जीन देता है या जो गुणसूत्र देता है, उसकी वजह से वंशागति होती है। तो वंशागति का कारण क्या है? डीएनए। माँ बाप से जो डीएनए संतान या औलाद को मिलती हैं, उस डीएनए के कारण से ये वंशागति होती है। ठीक है, तो वंशागति आपको समझ में आ गई होगी, इजी सी शब्दावली। अब आता है वेरिएशन। अगर किसी का बाप 6 फीट का है और उसकी औलाद 6 फीट की है, तो अपन बोलते हैं कि हाइट की वंशागति हो गई। लेकिन अगर किसी के बाप की हाइट 6 फीट है और उसका औलाद 4 फीट का ही रह गया, उसकी औलाद 4 फीट की रह गई, वंशागति के अनुसार तो, हेरिडिटरी के अनुसार तो उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए थी? 6 फीट हाइट होनी चाहिए थी। लेकिन अब उसमें आ गई हैं विभिन्नताएं, जिसके कारण से उसकी हाइट घटकर 4 फीट हो गई। ठीक है, तो अगली शब्दावली अपन जानते हैं कि विभिन्नताएं क्या होती हैं। वेरिएशन, वेरिएशन यानी कि विभिन्नताएं। विभिन्नताएं समझ गए कि वंशागति के अतिरिक्त कोई चीज किसी अगली पीढ़ी में जाती हैं तो वो किसके कारण आती हैं? विभिन्नताओं के कारण आती हैं, वेरिएशन के कारण आती हैं। विभिन्नताएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। विभिन्नताओं को अपन जाने तो विभिन्नताएं मुख्यतः 2 प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। एक विभिन्नता होती है सतत विभिन्नता, सतत और विभिन्नता यानी कि कंटिन्यूस वेरिएशन। और दूसरी विभिन्नता का जो प्रकार है उसको बोलते हैं असतत विभिन्नता, यानी कि डिसकंटिन्यूस और वेरिएशन। अब इनको अपन जानने की कोशिश करते हैं कि सतत विभिन्नता क्या है और सतत विभिन्नता क्या है। वैसे अगर आप इनके नाम देखो तो नाम से पता चल जाता है। सतत का मतलब लगातार, कंटिन्यूस, अर्थात ऐसी विभिन्नताएं जो किसी जीव की उत्पत्ति से लेकर जब तक जीव रहेगा इस धरती पर तब तक ये विभिन्नताएं चलती रहेंगी। तभी तो इनको बोला है सतत, लगातार चलने वाली विभिन्नताएं। लगातार कब से? जब से इस धरती पर जीव की उत्पत्ति हुई है, तब से लेकर जब तक इस धरती पर जीव रहेगा तब तक चलने वाली विभिन्नताओं को सतत विभिन्नताएं कहा जाता है। फिर अगला पॉइंट ये आता है कि सतत विभिन्नता के लिए जिम्मेदार कौन है, किसके कारण जो है ये कंटिन्यूस वेरिएशन आती है। तो आपने बचपन में कहीं ना कहीं आपने अर्धसूत्री विभाजन पढ़ा होगा। अर्धसूत्री विभाजन की जो एक उप अवस्था है जिसे बोलते हैं पैकाइटिन। पैकाइटिन के अंदर एक फिनोमिना होता है जिसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, जीन विनिमय। और उस जीन विनिमय के कारण, वैसे अपन क्रॉसिंग ओवर को भी अपन सविस्तार पढ़ेंगे इसी जेनेटिक्स में जब सेल डिवीजन आएगा, कोशिका विभाजन आएगा। अभी आपको इतना ही जानना है कि वहां पर जो पैकाइटिन उप अवस्था है उसके अंदर जो है क्रॉसिंग ओवर होता है, जीन विनिमय होता है। और जीन विनिमय की वजह से जो संतान पैदा होती हैं उसमें अपने माता पिता से कुछ नए गुण आते हैं। तो इस विभिन्नता के लिए जिम्मेदार है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? अर्धसूत्री विभाजन में। अर्धसूत्री विभाजन में भी कब होता है? अर्धसूत्री प्रथम की उप अवस्था पैकाइटिन में होता है। तो ये देखो, इस विभिन्नता को अपन लिखेंगे और यह विभिन्नता मियोसिस फर्स्ट की प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटिन उप अवस्था में क्रॉसिंग ओवर, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं
जीन विनिमय, क्रॉसिंग ओवर को हिंदी में क्या बोलते हैं? जीन विनिमय। जीन विनिमय के कारण पैदा होती है। तो मैंने शुरू में बोला कि जब जीव की उत्पत्ति हुई, अर्थात जब से अर्धसूत्री विभाजन शुरू हुआ है, तब से लेकर जब तक इस धरती में अर्धसूत्री विभाजन रहेगा, तब तक जो है क्रॉसिंग ओवर चलता रहेगा और ये विभिन्नताएं चलती रहेंगी। तो यह है सतत विभिन्नताएं। कारण आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, तो किसकी वजह से होती हैं? क्रॉसिंग ओवर की वजह से होती है। आपको पॉइंट याद रखना है। दूसरी तरफ आ जाओ, आपकी कौन सी विभिन्नता है? दूसरी तरफ आ जाओ आप। दूसरी कौन सी विभिन्नता है? डिसकंटिन्यूस, यानी कि असतत विभिन्नता। ये शब्दावली भी आपको बताती है, क्या बताती है? कि ये विभिन्नताएं असतत होती हैं, रेगुलर नहीं होंगी। अर्थात ये विभिन्नताएं किसी जीव में अचानक प्रकट होती हैं, अचानक सडनली जीनोटाइप में आ जाती हैं, सडनली किसी जीव में विभिन्नताएं पैदा होती हैं। और आपको पता है सडनली कोई भी चेंज होता है किसी भी जीव के जीनोटाइप में हो, तो उस चेंज को अपन बोलते हैं म्यूटेशन। सडन हेरिटेबल चेंजेज आर नोन एज म्यूटेशन। उत्परिवर्तन की परिभाषा यही है कि किसी भी जीव के जीनोटाइप में अचानक कोई परिवर्तन हो जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं? म्यूटेशन या उत्परिवर्तन बोलते हैं। तो इन विभिन्नताओं का कारण आपको समझ में आ गया होगा। ये विभिन्नताएं किसके कारण होंगी? उत्परिवर्तन के कारण होंगी, म्यूटेशन के कारण होती हैं। तो मैं लिख सकता हूं यह विभिन्नताएं म्यूटेशन यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन के कारण पैदा होती है। ठीक है, उत्परिवर्तन खुद अचानक होता है, तो ये विभिन्नताएं भी क्या होती हैं? ये विभिन्नताएं भी अचानक आती हैं। ये विभिन्नताएं अचानक आती हैं। ठीक है, तो दो प्रकार की विभिन्नताएं हैं, एक आपकी है कंटिन्यूस और एक है आपकी डिसकंटिन्यूस। कंटिन्यूस की वजह मैंने बताया, क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर कब होता है? मियोसिस प्रथम की अवस्था प्रोफेज प्रथम की उप अवस्था कौन सी? पैकाइटिन के अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर की वजह से ये विभिन्नताएं आती हैं। अब देखिए, आपको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि विभिन्नताओं के कारण संतानों में कुछ नए गुण आते हैं। और जब किसी संतान में नए गुण आते हैं तो अपन बोलते हैं कि इस संतान का विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है। देखो, आप अगर देखो तो धरती पर जब जीव, मान लो कि शुरुआत का इंसान और आज के इंसान को देखो तो बहुत ज़्यादा फर्क है। शुरुआत वाला इंसान था, उसके शरीर पर हर जगह पे बाल थे, पूंछ थी उसको। धीरे धीरे वो पूंछ गायब होने लगी, शरीर में जहाँ गलत बाल थे वो हटने लगे, और ऐसा माना जाता है इन फ्यूचर के अंदर आदमी जो है वो सपाचट होगा, उसके शरीर पर कोई बाल ही नहीं होंगे। तो बालों का गायब होना क्या बोलते हैं? एडवांस करेक्टर है। कोई आदमी टकला होता है तो उसको माना जाता है कि ये एडवांस गुण प्रकट कर रहा है। अर्थात इस प्रक्रिया को, पूंछ का गायब होना, शरीर पर अधिक बालों का गायब होना, अपन ये बोलते हैं कि इंसान का ये विकास हुआ है। और विकास में किसका योगदान है? विभिन्नताओं का। जब तक उनमें विभिन्नताएं नहीं आएंगी तब तक जो है जीव का विकास नहीं होगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि विभिन्नताओं का विकास में योगदान होता है। जीव के विकास में और विभिन्नताओं का योगदान होता है।
अब आपसे इन दोनों विभिन्नताओं को लेते हुए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मुख्यतः कौन सी विभिन्नता का विकास में सर्वाधिक योगदान होता है। तो देखो, ये जो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन है ये तो उत्परिवर्तन के कारण होती है, और आपको पता होगा कि उत्परिवर्तन की आवृत्ति बहुत कम होती है। कई लाख कोशिकाओं में से किसी एक कोशिका में उत्परिवर्तन होता है। तो ये विभिन्नताएं हमेशा आए ये आवश्यक नहीं है, ये अचानक आती हैं। तो लगातार विभिन्नताएं कौन सी हैं? सतत विभिन्नताएं। और सतत विभिन्नताएं जो है वो हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेंगी। इन्हीं विभिन्नताओं के कारण अपने शरीर से पूंछ गायब हुई, अपने शरीर पर जो एक्सेसिव हेयर्स थे वो गायब हुए। तो मुख्य योगदान कौन सी विभिन्नता का होगा? सतत विभिन्नता का। तो मैं लिख सकता हूं कि इस विभिन्नता का विकास में सर्वाधिक योगदान है। ठीक है। जब भी किसी जीव का डेवलपमेंट या विकास होता है तो कौन सी विभिन्नता का सर्वाधिक योगदान होता है? तो वो आपकी होती हैं सतत विभिन्नताएं। तो आपने हेरिडिटरी भी पढ़ लिया और विभिन्नताएं भी आपने पढ़ ली। अब आगे देखिए, दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स। आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी कि आनुवांशिकी के पिता कौन है? तो आपको सबको पता है इसके पिता कौन है? ग्रेगर जोहन मेंडल। क्योंकि सबसे पहले आनुवांशिकी के बारे में ज्ञान देने वाला आदमी कौन था? ग्रेगर जोहन मेंडल था। मेंडलवाद पढ़ेंगे, इसका आनुवांशिकी में सबसे ज्यादा योगदान है। ठीक है। तो फादर आपको पूछ ले तो ग्रेगर जोहन मेंडल। और दूसरा आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, आधुनिक आनुवांशिकी के पिता कौन हैं? तो आपका आंसर जाएगा बेटसन। कौन जाएगा आंसर? बेटसन। तो ये दो आपको वैज्ञानिक याद रखने हैं। एक आपका ग्रेगर जोहन मेंडल जो फादर है, और मॉडर्न फादर जो है वो आपका कौन सा है? बेटसन है। ठीक है। तो ये एक सामान्य सा परिचय था किसके बारे में? आनुवांशिकी के बारे में। अब आनुवांशिकी का सामान्य परिचय समझ में आ गया तो अपन ने याद करो हेरिडिटरी की वजह क्या बताई थी? डीएनए के बारे में अपने को जानना है। तो अपन आगे की तरफ थोड़ा डीएनए के बारे में जानते हैं। डीएनए क्या होता है इसके बारे में अपन जानेंगे। चलो, डीएनए के बारे में अपन जानते हैं। ये मान लो कि पहला ही टॉपिक है जेनेटिक्स का डीएनए। जो मैंने आपको बताई है वो इंट्रोडक्शन था, एक प्रस्तावना थी। उस प्रस्तावना से भी कई बार क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला अपना टॉपिक है वो है डीएनए। अब डीएनए का पूरा नाम सभी को पता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। क्या नाम है? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो इस शब्द से आपको यह चीज तो समझ में आ रही होगी कि डीएनए क्या है? एक न्यूक्लिक अम्ल है। डीएनए और आरएनए दोनों क्या है? न्यूक्लिक अम्ल है। तो ये मैं ये लिख सकता हूं कि यह है न्यूक्लिक अम्ल है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी अपन ने देखा था परिभाषा में कि वंशागति में इसका योगदान होता है। तो ये एक ऐसा अपन बोल सकते हैं कि एक ऐसा आनुवांशिक पदार्थ है जो आनुवांशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। भाई ये जेनेटिकल मटेरियल तो हो गया, माँ बाप की सूचनाएं औलाद में लेके जा रहा है। जब माँ बाप 6 फीट के थे तो औलाद भी 6 फीट की हो गई। तो ये माँ बाप की सूचनाएं औलाद में लेके कौन गया? ये डीएनए ही लेके गया। और मैंने बताया था कि डीएनए की वजह से किसी का बाप अगर 6 फीट का है तो उसकी औलाद 6 फीट की हो गई। तो ये सूचनाएं लेके कौन आएगा? ये डीएनए लेके आएगा। तो मैं लिख सकता हूं कि
यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जो आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करता है। जब किसी हस्बैंड और वाइफ को जब शक हो जाता है कि ये औलाद मेरी है या नहीं, तो वो आपस में क्या करते हैं कि डीएनए टेस्ट करवाएंगे। अब डीएनए टेस्ट से क्या होगा? डीएनए मैच होगा, औलाद का डीएनए और बाप का डीएनए। क्या बाप के पास जो आनुवांशिक सूचनाएं थी वो औलाद के पास है या नहीं? अगर सूचनाओं का मेल नहीं होता तो वो उसकी औलाद नहीं मानी जाती, और सूचनाएं मिल गई मतलब डीएनए मिल गया, इसका मतलब वो उसी की औलाद है। ठीक है, तो डीएनए पर कॉन्फिडेंस ज्यादा होता है, और क्योंकि माँ बाप से मिलता भी वही चीज है, इसलिए डीएनए टेस्ट करवाया जाता है। तो ये आपको चीज समझ में आ गई होगी। ये तो हो गई सामान्य बात डीएनए की। अब क्वेश्चन ये आता है कि डीएनए बना हुआ किसका होता है? डीएनए किसका बना होता है? जैसे आप कोई बिल्डिंग देखते हो तो बिल्डिंग की सबसे छोटी इकाई आपसे पूछी जाए तो ईंट होती है, और उस ईंट से सारी बिल्डिंग का निर्माण होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि बिल्डिंग की एकलक इकाई क्या है? ईंट है। बिल्डिंग की एकलक इकाई क्या है? वो है ईंट। ऐसे ही आपसे पूछ लिया जाए कि डीएनए किसका बना हुआ होता है, उसकी एकलक इकाई क्या होती है? तो न्यूक्लियोटाइड होती है। ध्यान रखिए, डीएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। ठीक है साहब, तो इसका मतलब क्या निकला कि न्यूक्लियोटाइड का एकलक डीएनए का एकलक क्या है? मतलब वह छोटी से छोटी इकाई क्या है जो आपस में जुड़ करके पूरे डीएनए का निर्माण करते हैं। तो डीएनए का एकलक क्या हो गया? एकलक क्या हो गया? वो हो गया आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या हो गया साहब? न्यूक्लियोटाइड हो गया। आगे देखिए, आगे का पॉइंट इधर लिख देता हूं। अब डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड तो है नहीं, अनगिनत न्यूक्लियोटाइड है, अर्थात बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हैं। जैसे कि एक बिल्डिंग होती है, उसमें एक ईंट ही थोड़ी होती है, बहुत सारी ईंटें होती हैं। तो अपन बिल्डिंग को बोल सकते हैं कि पॉली ईंट, यानी कि पॉली ब्रिक। मतलब बिल्डिंग को अपन क्या बोल सकते हैं? पॉली ब्रिक, मतलब बहुत सारी ईंटों का बना हुआ है। तो ऐसे डीएनए जो है बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का बना हुआ है, तो अपन डीएनए को क्या बोल सकते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड अणु है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि डीएनए है, तो डीएनए क्या है? डीएनए एक मतलब बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड अणु है। ये क्वेश्चन आपको कैसे पूछते हैं कि डीएनए है, ऑप्शन क्या देंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो आपको आंसर करना है। आपको दे देंगे एमिनो एसिड, पॉली एमाइड दे देंगे, पॉलीपेप्टाइड दे देंगे। तो आप उन किसी भी पॉली के चक्कर में मत पड़ना, पॉलीन्यूक्लियोटाइड अणु होता है, इस पर आपको टिक करना है। ठीक है, तो डीएनए का एकलक आपको समझ में आ गया। और डीएनए बहुलक है। कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि डीएनए एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड अणु है, तो इसको बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए हैं, तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि डीएनए जो है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। तो ये सेंटेंस भी मैं लिख देता हूं, डीएनए पॉली न्यूक्लियोटाइड का बहुलक है। बहुलक है। बहुलक शब्द कहाँ यूज करते हो? जहां पर एक जैसी बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ जाएं, तो जुड़ी हुई संयुक्त संरचना को अपन क्या बोलते हैं? बहुलक बोलते हैं। तो इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इजी सी चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे देखिए, अब पोस्टमार्टम करते हैं न्यूक्लियोटाइड। अपने पास शब्द क्या आ गया, न्यूक्लियोटाइड, कि न्यूक्लियोटाइड क्या है। ठीक है, इसके बारे में अपन जानते हैं। तो चलो ठीक है, अगर न्यूक्लियोटाइड का पोस्टमार्टम करते हो तो न्यूक्लियोटाइड 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। ये बात भी सही है। कौन कौन सी संरचनाएं हैं? प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में एक भाग तो शर्करा होता है, ठीक है साहब। दूसरा भाग इसके अंदर नाइट्रोजन क्षार होता है, और तीसरा भाग इसके अंदर एक समूह होता है जिसे फॉस्फेट कहते हैं। फॉस्फेट। ठीक है साहब, प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड इन 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है कि न्यूक्लियोटाइड बना होता है। कहीं आपको पहले ऑप्शन में ये दोनों दे देगा, किसी ऑप्शन में ये दोनों दे देगा, किसी में ये दोनों दे देगा, ऐसे आपको करके दे देगा। और एक ऑप्शन आपको अंदर ऐसा मिलेगा जिसके अंदर ये तीनों के तीनों ऑप्शन मिलेंगे। तो एक न्यूक्लियोटाइड इन तीनों संरचनाओं से मिलकर बना होता है। अपने को उस ऑप्शन पे टिक करना है जिसमें शर्करा भी हो, नाइट्रोजन क्षार भी हो और फॉस्फेट भी हो। ठीक है, अब देखिए यहां एक महत्वपूर्ण पॉइंट और भी है जिसको मैं दूसरे कलर से आपको मैं इधर समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है साहब, एक शब्द आता है न्यूक्लियोसाइड। ये तो न्यूक्लियोटाइड है। एक शब्द आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड से मिलता जुलता साइड होता है और ये टाइड है। न्यूक्लियोसाइड किससे मिलकर बना होता है? तो शर्करा और नाइट्रोजन क्षार को, शर्करा प्लस नाइट्रोजन क्षार को अपन किस नाम से जानते हैं? न्यूक्लियोसाइड के नाम से जानते हैं। तो आपसे न्यूक्लियोटाइड का जैसे क्वेश्चन पूछा गया है वैसे ही न्यूक्लियोसाइड का भी पूछ सकता है कि न्यूक्लियोसाइड बना होता है। तो न्यूक्लियोसाइड याद रखिए शर्करा और नाइट्रोजन क्षार से बना होता है। उसमें सिर्फ एक समूह कौन सा नहीं होता? फॉस्फेट समूह नहीं होता। जब ये शब्द बन गया तो इससे अपन कोई चीज जो है बना सकते हैं, कई तरह के क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? मैं ये भी लिख सकता हूं कि न्यूक्लियोटाइड बराबर न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि इन दोनों चीजों को मैंने लिख दिया। न्यूक्लियोसाइड बच क्या गया? फॉस्फेट। मैं ऐसे भी समीकरण को हल करके क्वेश्चन पूछ सकता हूं कि न्यूक्लियोसाइड इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड में से माइनस कर दो फॉस्फेट, तो आपका क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। इस समीकरण को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि फॉस्फेट इक्वल टू न्यूक्लियोटाइड माइनस न्यूक्लियोसाइड। तो इस प्रकार के कई क्वेश्चन या ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। उसका बेसिक सिद्धांत क्या है? न्यूक्लियोसाइड जो है वो शर्करा व नाइट्रोजन क्षार से बना होता है, और न्यूक्लियोटाइड जो है वो शर्करा, नाइट्रोजन क्षार और फॉस्फेट तीनों से मिलकर बना होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, कोई चीज हार्ड नहीं है। बस समीकरण को अपन ने इधर उधर किया, बहुत सारे क्वेश्चन बन गए और अपन ने समझ भी लिया। शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलो तो मैं इसको मिटा देता हूं। वापस अपन फोकस न्यूक्लियोटाइड पे ही करते हैं। ये मैंने आपको बताया, इसमें क्वेश्चन आते हैं न्यूक्लियोसाइड के, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताई है। आपको उतार लेनी है, नोट्स बना लेने हैं, उसमें आपको लिख लेना है। अब आते हैं वापस अपना पॉइंट शर्करा के बारे में। तो पहला ही क्वेश्चन आता है कि डीएनए में कौन सी शर्करा, डीएनए में मान लो या डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो सबको पता है डी ऑक्सी राइबोज शर्करा पाई जाती है। पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो भी आंसर आपका डीऑक्सी राइबोज आएगा। आपसे कोई पूछ ले कि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो भी आपका आंसर जाएगा डीऑक्सी राइबोज शर्करा। अब देखिए इस शर्करा की खासियत,
ये शर्करा जो है वो 5 कार्बन परमाणु से मिलकर बनी होती है। इस शर्करा के अंदर आप डायग्राम देखोगे, मैं डायग्राम बनाता हूं आपके सामने। ये देखो इस शर्करा का डायग्राम। आपको ऐसे डायग्राम याद नहीं करने, आपको कोई 12वीं की एग्जाम नहीं देनी, ठीक है। इस तरह से डायग्राम होता है। ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा और 5वां कार्बन आपका यहां होता है। ये 5 कार्बन, ठीक है। तो ये शर्करा कितने कार्बन की बनी होती है? 5 कार्बन की। और 5 कार्बन परमाणु से मिलकर बनी हुई शर्करा को हमेशा कौन सी शब्दावली से बोलते हैं? पेंटोज शर्करा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि डीएनए की शर्करा है, वो आपको ट्रायोज लिख देंगे, वो आपको टेट्रोज लिख देंगे, पेंटोज लिख देंगे, हेक्सोज लिख देंगे। आपको आंसर देना है पेंटोज शर्करा। कौन सी शर्करा है? पेंटोज शर्करा है। तो ये शब्द आपको ध्यान में रखना है। एक पॉइंट और देखिए, एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखिए। ये शर्करा जो है ये आपकी राइबोस शर्करा है। देखो राइबोस शर्करा से डीऑक्सी राइबोस शर्करा बनती है। कैसे? ये राइबोस शर्करा है, ये H है और यहां पर OH समूह होता है। इसी से अपने को कौन सी शर्करा बनानी है? डीऑक्सी राइबोज शर्करा बनानी है। देखिए डीऑक्सी राइबोज शर्करा राइबोज शर्करा से ही बनती है। कैसे बनती है? देखो इसके नाम में छुपा हुआ है डी। देखो साइंस में जहां पर भी DE लिखा हुआ आता है उसका मतलब होता है उस चीज को निकाल देना, निकालना। कहीं पर भी देखिए आप साइंस में निकालना, और RE का लिखा हुआ आता है वापिस जोड़ देना। ये संकेत हैं, डी और री के संकेत हैं। डी का मतलब DE लिखा हुआ आ जाए तो निकाल दो उस चीज को, और री का मतलब होता है जो चीज निकल गई उसको वापिस जोड़ दो। मैं उदाहरण देके भी आपको बताता हूं। जैसे गर्मियों का टाइम आ जाए तो आपके शरीर से बहुत ज्यादा पसीना निकल जाए तो आप बोलते हो कि शरीर का डिहाइड्रेशन हो गया। डी का मतलब निकाल दिया, हाइड्रेशन मतलब जल के अणु। अगर आपके शरीर से जल के अणु ज्यादा निकल जाते हैं तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिहाइड्रेशन। और बाद में आपने ORS का घोल पी के या नमक नींबू का जो शिकंजी है उसको पी के वापिस आपने जल के अणु शरीर में जोड़ लिए, तो फिर आप क्या बोलते हो जब स्वस्थ होते हो? तो आप बोलते हो कि मेरे शरीर का वापिस रीहाइड्रेशन हो गया। तो डी और री शब्दावली को आपको पूरी की पूरी साइंस के अंदर समझ के रखना है। तो यही इसी का मतलब यहां है DE। डी का मतलब निकाल दो, ऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन को, कहां से? राइबोज से। तो आपकी राइबोज शर्करा कन्वर्ट हो जाएगी डीऑक्सी राइबोज में। तो इजी सी चीज है। ये 2 नंबर का कार्बन परमाणु, यहां पर ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन को हटा दो, इस ऑक्सीजन को हटा दो, हटा दो। अगर इस राइबोज शर्करा के 2 नंबर के कार्बन परमाणु से इस ऑक्सीजन के परमाणु को आप हटा देते हो तो आपकी राइबोज शर्करा कन्वर्ट हो जाती है डीऑक्सी राइबोज शर्करा से। तो राइबोज शर्करा और डीऑक्सी राइबोज शर्करा में सिर्फ और सिर्फ एक ऑक्सीजन परमाणु का डिफरेंस होता है और कुछ डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको शर्करा से संबंधित याद रखने हैं। डीऑक्सी राइबोज शर्करा, ठीक है, और शर्करा का नाम आ गया, 5 कार्बन की बनी हुई है, पेंटोज शर्करा होती है, और ये राइबोज से ही डीऑक्सी राइबोज शर्करा का निर्माण होता है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा, इजी सी बात है, जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो शर्करा अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन जानने की कोशिश करते हैं कि नाइट्रोजन क्षार क्या है। थोड़ा सा इसको मैं मिटा देता हूं ताकि अपना स्पेस हो जाए। अब देखिए, शर्करा आपने पढ़ ली तो थोड़ा सा अपन नाइट्रोजन क्षार के बारे में जान लेते हैं। तो नाइट्रोजन क्षार जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्यूरिन्स, ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, प्यूरिन्स होते हैं, और एक होते हैं पायरेमिडिन्स। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट इनके उदाहरण पूछे जाते हैं
कि प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार कौन सा है और पायरिमिडिन नाइट्रोजन क्षार कौन सा है। तो नाइट्रोजन क्षार जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक प्यूरिन्स होते हैं और एक पायरिमिडिन्स होते हैं। प्यूरिन्स का उदाहरण आपको याद रखना है ए और जी। ए का मतलब होता है एडेनिन और जी का मतलब होता है ग्वानिन। पायरिमिडिन का जो उदाहरण है वो होता है टी और सी, यानी कि टी का मतलब थायमिन और सी का मतलब साइटोसिन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं कि निम्न में से प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार का उदाहरण बताइए, निम्न में से पायरिमिडिन नाइट्रोजन क्षार का उदाहरण बताइए। तो आपको याद रखिए एजी कौन सा है, प्यूरिन, और टीसी वो है आपका पायरिमिडिन। ठीक है साहब, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अगला नाइट्रोजन क्षार से संबंधित पॉइंट, थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूं आपके सामने। फिर डीऑक्सी राइबोस शर्करा का मैं डायग्राम बनाता हूं। आपको डायग्राम बिल्कुल भी याद नहीं करना, क्योंकि आपको कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है साहब, कार्बन कितना, 1 2 3 4 और 5। मैंने डायग्राम क्यों बनाया, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन छुपा हुआ है। क्वेश्चन कौन सा है कि ये नाइट्रोजन क्षार जो है ये डीऑक्सी राइबोस शर्करा है। कौन सी शर्करा है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा है, क्योंकि डीएनए में यही मिलती है। तो क्वेश्चन ये है मेरा कि डीऑक्सी राइबोस शर्करा के कितने नंबर के कार्बन परमाणु से नाइट्रोजन क्षार जुड़ती हैं, पहले से, दूसरे से, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो याद रखिए हमेशा प्रथम कार्बन परमाणु से ही नाइट्रोजन क्षार जुड़ती है। महा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, महा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन से नंबर के कार्बन से जो है नाइट्रोजन क्षार जुड़ती हैं। तो याद रखिए डीऑक्सी राइबोस श्रृंखला के प्रथम कार्बन से नाइट्रोजन क्षार जुड़ती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सेकंड महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा है कि इनके मध्य बंधन कौन सा पाया जाता है, बॉन्ड कौन सा पाया जाएगा, यह भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। तो उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बंधन। ये दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, मैं कलर चेंज कर देता हूं फिर, ठीक है, ताकि आप गलती ना करो। आप पहला क्वेश्चन तो यही है कि कितने नंबर के कार्बन परमाणु से जुड़ता है, प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ता है। नोट कर लो आप। अगला कि ये कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। इसको हिंदी में भी लिख देता हूं, ग्लाइकोसाइडिक बंधन। डायरेक्ट इस बॉन्ड पे आपको टिक करना है। कई बंधन आएंगे, पहला बंधन आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये नाइट्रोजन क्षार के बारे में इतनी चीजें अपने को जाननी है। प्यूरिन पायरिमिडिन में डिवाइड किया गया, ये इसके उदाहरण है। प्रथम कार्बन से जुड़ेंगी, बॉन्ड आपका ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होगा। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन क्षार भी आपका कंप्लीट हो गया। लास्ट का अपना पार्ट बचा है फॉस्फेट, जिसको अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कशन करते हैं। फॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड का अगला पार्ट कौन सा बच गया, फॉस्फेट। तो देखिए इसके बारे में अपन जानते हैं। ठीक है, देखो क्या जानने से पहले मैं आपको वही डायग्राम दोबारा बनाता हूं ताकि आपको चीज अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ये प्रथम कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक, चतुर्थ और ये पंचम कार्बन। ठीक है साहब, ये लो साहब। प्रथम कार्बन से किसको जोड़ा है अपने, नाइट्रोजन क्षार को जोड़ा है साहब। कौन से बंधन से जोड़ा, ग्लाइकोसाइडिक बंधन। अभी आपने बनाया है, अभी मैंने आपको समझाया है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्वेश्चन भी समझ में आएगा, सही भी कर देंगे हम एग्जाम में। अब अगला क्वेश्चन ये है कि फॉस्फेट किस रूप में होता है। देखो फॉस्फेट H3PO4 होता है, फॉस्फोरिक अम्ल होता है। ये क्या होता है, फॉस्फोरिक अम्ल, यही जुड़ता है। फॉस्फोरिक अम्ल जो है यही जुड़ता है। लेकिन मेरा ये क्वेश्चन नहीं है कि फॉस्फेट किस रूप में होता है, रूप तो मैंने लिख दिया, फॉस्फोरिक अम्ल होता है। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये फॉस्फेट डीऑक्सी राइबोस शर्करा के कितने नंबर के कार्बन परमाणु से जुड़ता है। तो
1 नंबर से तो जुड़ नहीं सकता क्योंकि इससे नाइट्रोजन क्षार जुड़ी हुई है। तो किससे जुड़ता है? 5 नंबर के कार्बन परमाणु से फॉस्फेट जुड़ता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितने नंबर के कार्बन परमाणु से फॉस्फेट जुड़ता है? 5 नंबर के कार्बन परमाणु से जुड़ता है। और कौन से बंधन से जुड़ता है? एस्टर बंधन। कौन से बंधन से जुड़ता है? एस्टर बंधन से जुड़ता है। कौन से बंधन से जुड़ता है? एस्टर बंधन से जुड़ता है। ठीक है, 2 बंधन आ गए आपके सामने, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड और एस्टर बंधन। नाइट्रोजन क्षार जो प्रथम कार्बन परमाणु से जुड़ा, फॉस्फेट 5 नंबर के कार्बन परमाणु से जुड़ा और बंधन का नाम है एस्टर बंधन। अब ये संपूर्ण संरचना, ये पूरी की पूरी संरचना, पूरी की पूरी संरचना जो है वो आपका एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। इसमें तीनों चीजें हैं, देखो, शर्करा ये रही, नाइट्रोजन क्षार ये रहा और यहां पर आपका फॉस्फेट जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। अब इसमें कई क्वेश्चन खतरनाक वाले भी बन सकते हैं, उनके बारे में भी अपन जानते हैं। यह संपूर्ण संरचना हो गई न्यूक्लियोटाइड। अगर इस फॉस्फेट के साथ में मैं एक फॉस्फेट और जोड़ दूं, इस फॉस्फेट के साथ में मैं एक फॉस्फेट और जोड़ दूं, तो अब इस पदार्थ का नाम क्या हो जाएगा? इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट हो जाएगा। न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट। अब फॉस्फेट कितने हो गए? पहले एक था, अब 2 हो गए, तो नाम हो गया न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट। तो कई बार न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट का नाम भी सुना होगा, अभी मैं एग्जांपल देके ही बताऊंगा आपको। तो न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट कैसे बनता है? ऐसे बनता है। अगर इस फॉस्फेट से मैं एक फॉस्फेट और जोड़ डालूं, तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया? ये तो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट हो गया। पहले एक फॉस्फेट वाला न्यूक्लियोटाइड था, 2 फॉस्फेट वाला न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट था और 3 फॉस्फेट वाला न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट था। ठीक है, अब देखते हैं कैसे कैसे बनते हैं। इससे पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूं, आप गौर करके देखिए, वीडियो आप पॉज कर लीजिए, फिर समझिए कि डीएनए के अंदर, डीएनए के अणु के अंदर कुल कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बन सकते हैं, कुल कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट बन सकते हैं और कुल कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बन सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले आप यही समझ के रजिस्टर में लिख लो। ठीक है, अब क्योंकि मैं तो बताने ही जा रहा हूं। ठीक है, अब देखो कि कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट बनेंगे और कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बनेंगे। ये अपने को जानना है। और ये कैसे जानोगे? एक बार डायग्राम वापिस बनाओ एक न्यूक्लियोटाइड का। तो ये देखो, ये नाइट्रोजन क्षार है। मैं डायग्राम दोबारा बनाता हूं। आपको बिल्कुल डायग्राम याद नहीं करना, क्योंकि आपको कोई सब्जेक्टिव एग्जाम देनी नहीं है। आपको कोई सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं देनी है। ठीक है, मैं बना रहा हूं, आप देखते जाओ, प्रैक्टिस के लिए आप बना लेना। यहां पर नाइट्रोजन क्षार जोड़ी है अपन ने, और यहां पर अपन ने क्या जोड़ा है? फॉस्फेट जोड़ा है। नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 और 5। ठीक है साहब, अब देखो कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बनेंगे। आपके सामने है, अगर दिमाग लगाओ तो। अभी तक आपने आंसर लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। चलो आप मिलान करो। इसमें 3 चीज है। ये तो शर्करा है। क्या शर्करा को अपन चेंज करके कोई प्रकार बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते, शर्करा फिक्स रहेगी। क्या फॉस्फेट में अकेले में कुछ चेंज करके? कोई चांस नहीं है। अकेले न्यूक्लियोटाइड में सिर्फ एक ही फॉस्फेट रहेगा, उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। डाइफॉस्फेट में 2 फॉस्फेट रहेंगे, कुछ चेंज नहीं कर सकते। ट्राइफॉस्फेट में 3 फॉस्फेट रहेंगे, आप कुछ चेंज नहीं कर सकते। तो इनसे कोई प्रकार बनाने की संभावना ही नहीं है। इनसे आप कोई आस ही मत करो। चेंज कहां कर सकते हो? चेंज कर सकते हो नाइट्रोजन क्षार को। पहले
एडेनिन नाइट्रोजन क्षार लेके एक न्यूक्लियोटाइड बना लो, फिर ग्वानिन नाइट्रोजन क्षार, प्यूरिन दूसरी है ना, प्यूरिन की पहली एडेनिन है, दूसरी ग्वानिन को लेकर दूसरा न्यूक्लियोटाइड बना लो, फिर पायरेमिडिन में आ जाओ, थायमिन को लेकर एक न्यूक्लियोटाइड बना लो, फिर साइटोसिन को लेकर एक न्यूक्लियोटाइड बना लो। तो कुल कितने प्रकार के न्यूक्लियोटाइड बने साहब? 4 प्रकार के। डाइफॉस्फेट में सिर्फ फॉस्फेट ही तो डालना है, न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट में कितने प्रकार के बनेंगे? डीएनए में 4 प्रकार के। ट्राइफॉस्फेट कितने भी बनेंगे? 4 प्रकार के। प्रकार उसी के तो बना सकते हो जिसमें अपन चेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों चीजों में शर्करा और फॉस्फेट में तो आप कोई चेंज कर ही नहीं सकते, ये तो फिक्स है। तो चेंज कहां होती है? नाइट्रोजन क्षार। कभी आपने एडेनिन ले लिया, कभी आपने ग्वानिन ले ली, कभी आपने थायमिन ले ली, कभी आपने साइटोसिन ले ली। ये ले लेके आपने जो है प्रकार बनाए, तो अधिकतम 4 प्रकार के तो न्यूक्लियोटाइड बनेंगे, 4 ही प्रकार के न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट और 4 ही प्रकार के आपके न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट बनेंगे। चलो सबसे पहले मैं एडेनिन लेता हूं। एडेनिन को अपन प्रदर्शित करते हैं ए से। इससे मैंने न्यूक्लियोटाइड बनाया तो उसका नाम है AMP। देखो मोनोफॉस्फेट इसको बोलते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनो वर्ड क्यों आया है? क्योंकि इसके अंदर फॉस्फेट एक ही है, तो इसको मोनोफॉस्फेट बोल सकते हो या एडेनिन का न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हो। यहां पर आपका कौन सा प्रकार बन जाएगा? इसका ADP बन जाएगा। यहां पर इसका क्या बन जाएगा? ATP बन जाएगा। ATP क्या है? न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट है, ये डाइफॉस्फेट है ADP, और ये न्यूक्लियोटाइड या मोनोफॉस्फेट। ऐसे फिर ग्वानिन को ले लो, ग्वानिन से बनाओ, ये GMP बन जाएगा, ये GDP बन जाएगा, और ये GTP बन जाएगा। ठीक है साहब। टी ले लो, थायमिन ले लो, TMP बन जाएगा, इसमें TDP बन जाएगा, और ये TTP बन जाएगा। साइटोसिन C ले लो, ये CMP बन जाएगा, ये CDP बन जाएगा, और ये CTP बन जाएगा। सब प्रकार बना लिए। नाम आप एग्जाम में कोई आपसे नाम नहीं लिखवाएगा। इसका नाम है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको ग्वानोसिन मोनो, ग्वानोसिन डाई, ग्वानोसिन ट्राई, थायमिन मोनो डाई ट्राई। ठीक है। ऐसे ही साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट नाम आप आराम से लिख सकते हो। अब देखिए इन दोनों का क्या रोल है, यह महत्वपूर्ण पॉइंट। इसका तो कोई रोल नहीं, इसका सिर्फ एक ही रोल है। वो क्या है? न्यूक्लिक अम्ल DNA का निर्माण, और RNA जब आएगा तो RNA का निर्माण। इनका काम तो समझ में आ गया मेरे को, इनका काम तो बिल्कुल समझ में आ गया। या तो न्यूक्लियोटाइड DNA में होंगे या RNA के न्यूक्लियोटाइड होंगे, अर्थात DNA का निर्माण करेगी और RNA का निर्माण करेगी। लेकिन ये डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट का क्या काम है? तो देखिए काम देखते हैं इनका, अगली स्लाइड में देखिए। देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेके देता हूं, एक ATP का एग्जाम्पल लेता हूं, बाकी का आप सारे एग्जाम्पल लेके कर सकते हो। जब आप ATP को तोड़ते हो तो इसमें से आप अगर फॉस्फेट निकालोगे, एक फॉस्फेट माइनस कर देते हो तो डाइफॉस्फेट बन जाएगा, और इसके साथ में हमेशा मुक्त होती है ऊर्जा। हमेशा क्या मुक्त होती है? ऊर्जा। डाइफॉस्फेट में से भी आप एक फॉस्फोरस को और माइनस कर सकते हो, तो ये AMP में बदल जाएगा, और साथ में क्या मुक्त होती है? ऊर्जा मुक्त होती है। अब क्या इससे और फॉस्फेट निकालोगे तो न्यूक्लियोटाइड ही खत्म हो जाएगा, तो इससे आगे आप कोई फॉस्फेट नहीं निकाल सकते। तो देखो ट्राइफॉस्फेट ने भी ऊर्जा मुक्त करी है, डाइफॉस्फेट ने भी ऊर्जा मुक्त करी है। कुल मिला के इनका कार्य क्या है? कोशिका को ऊर्जा प्रदान करना। कोशिका को और विभिन्न जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करना, ये इनका कार्य। पॉइंट समझ में आ गया?
ट्राइफॉस्फेट का भी शरीर कोशिका को विभिन्न कार्यों के लिए ऊर्जा प्रदान करना, और ये भी क्या कर रही है, ऊर्जा मुक्त कर रही है। तो इन दोनों का कार्य होता है। एटीपी तो आपने सुना होगा, ऊर्जा करेंसी, एनर्जी करेंसी कहा जाता है कोशिका का। कोशिका का ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है। ऐसे भी इसके साथ वाले और जितने भी हैं, एटीपी है, टीटीपी भी वही काम करेंगे, सीटीपी भी वही काम करेंगे, और जीटीपी भी वही काम करेंगे। ये सब के सब न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट हैं। ऐसे इनके चारों के डाइफॉस्फेट भी वही काम करेंगे, अर्थात ऊर्जा मुक्त करेंगे। और उस ऊर्जा का उपयोग जो है कोशिका अपनी विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में उपयोग करती है। जिस कोशिका को जो कार्य करना होता है उस कार्य को संपन्न करती है। तो उसको ऊर्जा कहाँ से मिलेगी, इन न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, इन न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट से मिलेंगी। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। यस तो आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि मैं लाइव नहीं हूं, पर मैं विश्वास करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ देखिए, अब एक न्यूक्लियोटाइड तो बना लिया मैंने। अब डीएनए में एक न्यूक्लियोटाइड तो होते नहीं, डीएनए में तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, संख्या बहुत सारी होती है। इसका मतलब आपको एक न्यूक्लियोटाइड से अगर डीएनए बनाना है तो आपको बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपको जोड़ने पड़ेंगे। तो आप अगर एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जोड़ना सीख गए तो दूसरे को तीसरे से जोड़ दोगे, तीसरे को चौथे से, चौथे को 70, 70, 100, 200, 500, 1000 ऐसे आप जोड़ते हुए चले जाओगे। तो मेरा पॉइंट है न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण कि न्यूक्लियोटाइड का बहुलीकरण किस प्रकार से होता है। तो बहुलीकरण के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत इजी सी चीज है। आप दो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना सीख जाओ, 2 को जोड़ दो, फिर 3 को, 5 को, 7 को, 17 को, 20 को, ऐसे आप जोड़ सकते हो। तो मैं आपके सामने 2 न्यूक्लियोटाइड बनाता हूं। आपको बिल्कुल भी डायग्राम पे नहीं जाना है, आपको सिर्फ समझना है। यहां से जो मैं मैसेज देना चाहूं उस मैसेज को आपको समझना है बस, और कुछ नहीं करना है। यह आपका एक न्यूक्लियोटाइड हो गया, ये प्रथम कार्बन, ये द्वितीयक, तृतीयक, ये 4 नंबर का कार्बन, ये 5 नंबर का है, और ये 4 नंबर का। इसके नीचे एक दूसरा बना देता हूं, फिर इन दोनों को मैं जोड़ देता हूं, और जोड़ने के बाद में आपको बताता हूं कि ये कैसे जुड़े हैं। ये 1, 2, 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, यहां पर भी HOH समूह होता है। अब देखो मैं कैसे जोड़ता हूं इनको। जो जोड़ा तो जो बंधन है वो एग्जाम में आएगा, बंधन का नाम आपसे पूछेंगे। तो देखो कैसे जोड़ता है। प्रथम न्यूक्लियोटाइड का तीसरे नंबर के कार्बन परमाणु पर उपस्थित OH समूह में से हाइड्रोजन तो क्या हो जाएगा, गायब हो जाता है। ये हाइड्रोजन तो गायब हो जाता है, और ये ऑक्सीजन अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए इस फॉस्फेट से जुड़ जाता है। अब दोनों जुड़ गए, तो इस बंधन का नाम बताओ। तो यहां पर तो क्या है, कार्बन, यहां ऑक्सीजन P, तो इस बंधन का एक तो नाम क्या हो गया, इस बंधन का एक नाम क्या हो गया, COP बंधन। लेकिन एग्जाम में ये नाम नहीं पूछते हैं, एग्जाम में ये नाम नहीं पूछते हैं। तो जो पूछने वाला नाम है उसको मैं रेड मार्क से लिखूंगा। दूसरा नाम, इस बंधन का दूसरा नाम क्या हो सकता है। तो देखो ये कितने नंबर का कार्बन है, 3 नंबर का, तो 3 नंबर का, और इसका कितने नंबर का कार्बन है, 5 नंबर का। तो देखो इस बंधन को बोलते हैं 3 days 5 days फोस्फो डाई एस्टर बंधन। तो आपको फोस्फोडाइएस्टर बंधन तो ध्यान में रह जाता है, लेकिन कई बार आप इस ऑर्डर को गलत कर देते हो। ये ऑर्डर रहेगा 3 days, ऊपर वाले का हमेशा 3 days कार्बन होगा, और नीचे वाला का 5 नंबर का कार्बन जो है बंधन में भाग लेता है। तो ये 3 days 5 days के ऑर्डर में ही आपको लिखना है। आगे फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड आपको नाम डालना है। ये आपका बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको याद रखना है।
इस बंधन का दूसरा नाम बोल सकते हो कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फोरस, क्योंकि ये कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये फॉस्फोरस आपस में जुड़े हुए हैं, तो COP बंधन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे ही दूसरे से तीसरा जुड़ जाएगा, फिर चौथा, पांचवा, सातवां, 17वां, ऐसे जुड़ते चले जाएंगे, तो एक श्रृंखला बन के ऐसे तैयार हो जाएगी। ऐसे मान लो कि न्यूक्लियोटाइड की एक श्रृंखला बन के तैयार हो जाएगी, जिसे पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला, पॉली न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के नाम से जानते हैं। एक से दूसरे से 3 डेज 5 डेज फॉस्फोडाइस्टर बंधन से जुड़ जाएगा, दूसरा तीसरे से फिर 3 डेज 5 डेज फॉस्फोडाइस्टर बंधन से जुड़ जाएगा, फिर 3 डेज 5 डेज फॉस्फोडाइस्टर बंधन से, ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ करके एक श्रृंखला का निर्माण कर लेंगे, और उस श्रृंखला का नाम याद रखिए, उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चैन या पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला कहते हैं। ठीक है साहब, कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था? एक न्यूक्लियोटाइड से स्टार्ट किया था, और न्यूक्लियोटाइड से स्टार्ट करते करते जो है मैंने आज ये श्रृंखला बना के आपके सामने और रख दी। अब इसके बारे में और भी सविस्तार बातें हैं जो अपन कल नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।